नमस्कार साथियों, अदम एकेडमी के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आशा कंवर भाटी। हमारा जो सीरीज़ चल रही थी, जो हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही थी पशु परिचर भर्ती के लिए, उसका जो पार्ट बी वाला पोर्शन था, उसके अंदर आज हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आज आपके सामने हूँ। हम लोगों ने अब तक इसके अंदर पशुओं की नस्लों के बारे में पढ़ा था, जो हमारा सिलेबस का सबसे फर्स्ट टॉपिक था, जिसमें हमने पशुओं की नस्लों के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक है, आपको नज़र आ रहा होगा, हम कृत्रिम गर्भाधान के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो ये जो लेक्चर है हमारा, ये उन बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो ऑलरेडी एग्रीकल्चर वाले हैं, ठीक है, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और उन बच्चों के लिए तो मोस्ट डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है जो लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं या साइंस से हैं या कॉमर्स से हैं, बट उन्हें एनिमल हस्बेंड्री का इतना आइडिया नहीं है। आज हम इसको इतना सिंपल वे में, बहुत ही साधारण तरीके से विथ द क्वेश्चंस कि कौन कौन से आ सकते हैं, प्रॉपर मतलब इसमें से क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, कैसे आते हैं, उन सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इसका बेसिक आइडिया लेकर फिर हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक की हेडिंग लगा देते हैं कृत्रिम गर्भाधान। तो पहले तो मैं आपको समझा देती हूँ कि इसके अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है, क्या टॉपिक है, इसके क्या पर्सपेक्टिव है इसको पढ़ने का, वो सभी चीज़ें हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एक शब्द नजर आ रहा होगा, गर्भाधान। ठीक है, गर्भ का आधान करना। जनरली जितने भी पशु होते हैं उसमें मादाएं जो होती हैं, ठीक है, जिस स्तनधारी पशु है, इन सभी के अंदर जो मादाएं होती हैं वो गर्भ का धारण करती हैं, तथा गर्भ के अंदर जो बच्चा होता है या जो भ्रूण होता है उसका उतने टाइमिंग तक, जब तक उसका गर्भकाल है, जैसा कि मनुष्यों के अंदर हम 9 महीने का मानते हैं, उसी प्रकार से गाय भैंसों में सब में अलग अलग टाइमिंग का रहता है। तो वो जो गर्भकाल होता है, उस गर्भकाल के दौरान उस भ्रूण को पोषण देना, सभी कार्य करना, तथा उसके बाद में उस बच्चे को जन्म देना, प्रसव के दौरान, उसके पश्चात भी उसका पालन पोषण करना, जो कि वो अपने दुग्ध के द्वारा करती है। ठीक है, तो गर्भाधान एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप पशु परिचर अगर बनते हो फ्यूचर में, तो ये सबसे मेन हमारा लक्ष्य रहता है। हम पशुपालन कर क्यों रहे हैं? दुग्ध उत्पादन के लिए। और दुग्ध का उत्पादन कैसे होगा? जब वह गर्भ धारण करेगी या गर्भवती होगी। ठीक है, तो हम लोग गर्भधान इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। अब बेसिक सी बात आती है कि जो गर्भधारण या गर्भाधान की जो विधि होती है, अगर हम लोग बहुत पहले हम इसको थोड़ा बाउंड्री लाइन कंप्लीट कर लेते हैं, क्या चीज़ होती है। तो जो गर्भाधान होता है, सिंपल, पहले आप गर्भाधान पॉइंट को समझिए कि गर्भाधान पॉइंट क्या है। तो गर्भ धारण करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो होगा प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक के अंदर नॉर्मल जो नेचुरल होता है कि नर व मादा में जो मैथुन क्रिया होती है, उसके पश्चात वो गर्भ को धारण करेगी। तो सिंपल बेसिक चीजें जो हम सबको पता है। एक आता है आपका कृत्रिम गर्भाधान, जिस टॉपिक को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो उसको पढ़ने का तो कोई सेंस नहीं है हमें। कृत्रिम गर्भाधान को हमें बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। अब कुछ 2-4 टर्म्स के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि हम लोग प्राकृतिक जो तरीका है वो नहीं पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग इसमें जो पूरा प्रोसेस है वो डिटेल में हम लोग नहीं जानेंगे। हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि गर्भधारण कैसे करवाया जाता है, कुछ अंगों के नाम, ठीक है, जो कि मनुष्यों में जो होते हैं वो ही किस में होते हैं, जानवरों के अंदर भी होते हैं, जो हमारे यहाँ पर काम आने वाले हैं। उन पॉइंट्स को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आता है कृत्रिम रूप का क्या अर्थ है। यहाँ पे कृत्रिम में क्या करेंगे, तो इसमें जो प्राकृतिक विधि है उस प्रकार से ना होकर मेथड वो ही रहेगा, लेकिन इसमें हमें नर पशु की आवश्यकता ही नहीं होगी। केवल उस समय के लिए आवश्यकता है कि हम लोगों ने उससे वीर्य ले लिया या सेमन ले लिया, और उसके बाद में उसको इंजेक्ट कर दिया किसके अंदर, फीमेल या मादा पशु के अंदर। ठीक है, इस मेथड के अंदर पूरा नर व मादा दोनों को पास में लाने की आवश्यकता ही नहीं होती है। इसके बहुत सारे हमारे लाभ हैं, और भारत सरकार ने भी इसके लिए बहुत सारी योजनाएं चला रखी है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो आइए एक बार हम लोग उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, कृत्रिम गर्भाधान को अगर मैं पॉइंट वाइज बताऊं, ठीक है, अगर परिभाषा हमें देखने को मिले तो कृत्रिम गर्भाधान में क्या होता है, कृत्रिम रूप से अच्छी नस्ल के सांड या नर पशु, क्योंकि हम लोग यहाँ सभी पशुओं की बात करेंगे, नर पशु के वीर्य को एकत्रित करके
एकत्रित करके मादा के शरीर में प्रवेश करवाना कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। क्या कहलाता है? कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। क्लियर? यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम लोग इसमें जो नर पशु या फिर अगर हम लोग गाय या भैंस के पर्सपेक्टिव में बात करें तो उसमें क्या होता है आपका कि सांड जिसको हम लोग बुल बोलते हैं, तो वहाँ से हम लोगों ने वीर्य को ले लिया और उसके बाद में मादा के शरीर में उसको प्रवेश करवा रहे हैं। अब हम देखेंगे इसका उद्देश्य क्या है या क्या क्या बेनिफिट है, क्या लाभ है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान जो हम करवा रहे हैं उसके लाभ क्या क्या है। सबसे पहला लाभ तो यह है कि एक सांड से एक समय में अधिक से अधिक गर्भाधान करवाया जा सकता है, जबकि ये पॉसिबल नहीं, एक समय में एक ही से हो पाएगा। अगर नेचुरल होता है तो करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला बेनिफिट हो गया हमारे पास में। दूसरा बेनिफिट है हमारे पास अच्छी नस्ल आएगी। ठीक है, अच्छी नस्लें तैयार कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारा जो प्राकृतिक मेथड है उसमें जो कृषि वाले लोग हैं, जो किसान समुदाय से बिलोंग करते हैं, उन बच्चों को पता होगा कि जो प्राकृतिक मेथड होता है उसके अंदर क्या करते हैं, हमारे आसपास जो भी अवेलेबल सांड होता है हम उसी का उपयोग उसके अंदर करते हैं। ठीक है, तो जो नस्ल हमें मिल रही है हम उसी से क्या करवा देंगे, क्रिया करवा के और उसको प्रोसेस कर देंगे। लेकिन इसमें क्या करेंगे, हमारे पास जो बेस्ट वैरायटी है, फॉर एग्जांपल पंजाब के अंदर कोई गाय की बहुत अच्छी वैरायटी है और उसका जो सांड है हमारे पास, तो हम उसका वीर्य चित्तौड़गढ़ में लेकर आ सकते हैं और वहाँ पर भी हम इसका सेचन का काम करवा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, हम बेस्ट से बेस्ट वैरायटी मिलेगी हमको इससे। ठीक है, थर्ड क्या हो गया, यौन संचारित रोग कम फैलेंगे, यौन संचारित रोग नहीं फैलेंगे। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा इसका बेनिफिट है। ठीक है, क्योंकि इसमें नर व मादा कभी नजदीक ही नहीं आते, तो उनमें यौन संचालित या एसटीडीज जो होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती है, उनके फैलने का जो खतरा होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है। क्लियर यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपका कि बिल्कुल कम हो जाएगा। अब हम आते हैं कि कृत्रिम गर्भाधान हम करेंगे कैसे। ये सारी प्रोसेस समझने के लिए हम लोग को पहले ये समझना होगा कि समय कौन सा होता है। कुछ पहले टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे हम गर्भाधान से रिलेटेड, या जो गायों के अंदर गर्भाधान होता है उससे रिलेटेड कुछ शब्दावली के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद में ही हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो शब्दावली के अंदर आप लोग डिस्कस कीजिए। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास आता है वो आता है यौवनारंभ। यौवनारंभ या जिसे इंग्लिश में हम प्यूबर्टी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखेंगे, जब पशु गर्भधारण के लिए तैयार होती है, उस आयु को, मतलब अभी वो रेडी हो रही है, यौवनारंभ कहते हैं। ठीक है, यानी कि पशु परिपक्व हो रहा है। इसको हम लोग हमारे में प्यूबर्टी टीनेज से जस्ट पहले आती है, ये भी सेम वही टाइमिंग होता है जब क्या हो रहा है, वो रेडी हो रही है। किसके लिए कि भाई अब मैं परिपक्व हूँ, अब मैं रेडी हूँ। किस चीज़ के लिए, यहाँ पर कृत्रिम गर्भाधान कराओ चाहे आप किसी और टाइप का कराओ, वहाँ पर वो रेडी होती है। अब इसका टाइमिंग क्या होता है, तो अगर हम गाय की बात करें तो गाय में 24 माह का समय होता है ये। ठीक है, जन्म के 24 माह के बाद अगर हमारे पास यहीं पर संकर गाय है, ठीक है, हाइब्रिड काऊ है, तो उसमें ये 18 माह का हो जाता है, समय घट जाता है। अगर हम भैंस की बात करें तो भैंस में ये समय 30 माह का होता है, मतलब उनको 30 महीने लगते हैं रेडी होने के लिए। आप देखिए गाय के अंदर 2 साल और जो भैंस है उसके अंदर 2 साल से मतलब 2.5 साल आप उसको मान सकते हो, 2.5 साल का समय है। अब अगर हम लोग भेड़ की बात करें तो भेड़ में 10 माह का समय होता है, और बकरी की अगर हम बात करते हैं
तो वहाँ पर 12 माह का समय होता है। ये टाइमिंग वो है जब पशु जन्म के बाद में यौवना आरंभ शुरू हो जाता है, अर्थात वो अब मेच्योर होना स्टार्ट होगा। किसके लिए? गर्भ धारण के लिए, मतलब प्रजनन योग्य होना स्टार्ट हो जाएगा। इस समय उनके शरीर के अंदर जितने भी शारीरिक रूप से या हार्मोनल तरीके से बदलाव आने हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया आपका यौवना आरंभ। ठीक है, दूसरी परिभाषा के ऊपर चलते जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो उसी के बाद ही हम लोग, अगर वो हमें पता है तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि कब कृत्रिम गर्भाधान करना है। ठीक है, इसका नाम होता है मध्यकाल। ठीक है, मध्यकाल या फिर इसे हम क्या कहते हैं? एस्ट्रस पीरियड। इंग्लिश में हम इसे एस्ट्रस पीरियड कहते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्यों के अंदर या जो जितने भी प्राइमेट जीव होते हैं उन सभी जीवों के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, वैसे ही पशुओं के अंदर एस्ट्रस टाइमिंग जो रहता है उसे हम लोग मध्यकाल कहते हैं। ये कौन सा समय है, अब इसकी परिभाषा लिख देते हैं। तो यह वह समय है जब मादा पशु गर्भ धारण हेतु पूरी तरह तैयार है तथा इस समय मैथुन क्रिया हो सकती है। ठीक है, ये वो टाइमिंग होता है जिस समय पर वह रेडी होती है, किसके लिए? गर्भ धारण के लिए। ठीक है, इस टाइमिंग को हम लोग क्या कह सकते हैं? इस टाइमिंग को हम अगर देसी भाषा में कहें तो इसे ताव या फिर गर्मी या सिंपल भाषा में हीट आना कहते हैं। ठीक है, इस टाइमिंग को ताव, गर्मी या फिर हीट आने वाला टाइमिंग कहते हैं। अब देखिए इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि यही टाइमिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इसके लक्षण तो देखो, मैं इसमें शॉर्ट में लिखवा रही हूँ, बहुत डिटेलिंग में नहीं चलेंगे हम लोग, शॉर्ट वे में चलते हैं यहाँ पर। तो पशु जो होगा वो क्या करेगा? आपका उछल कूद करेगा, मादा पशु की पूंछ ऊपर उठी रहेगी बार बार। यदि वह पहले गर्भ धारण कर चुकी है तो अपने बच्चे को पास नहीं आने देगी और दुग्ध स्रावण भी कम हो जाएगा। बच्चे को पास नहीं आने देगी, दुग्ध स्रावण कम कर देगी। नर पशु के पीछे जाएगी, और इसी समय गर्भाशय का मुंह भी खुल जाएगा। गर्भाशय का मुंह खुलेगा। ठीक है, तो ये लक्षण होते हैं। इसके अलावा एक और पहचान करने का तरीका है, उसको आप नोट करके लिख सकते हैं। टीजर बुल का उपयोग करते हैं। अगर ऐसा है, ऐसी कंडीशन है कि जो आपकी गाय भैंसे हैं गौशाला में रह रही है या फिर भीड़ में, या 50 गाय हैं आपके, 50 भैंस हैं, तो आप हर एक का टाइमिंग तो याद नहीं रख सकते। हम कैसे पहचानेंगे कौन सी वाली का भी हीट टाइमिंग या फिर ताव पर वो चल रही है? तो उसको पहचानने के लिए झुंड में क्या करते हैं, हम टीजर बुल का उपयोग करते हैं। टीजर बुल क्या होता है? तो नसबंदी कराया हुआ सांड होता है, नसबंदी करवाया हुआ सांड होता है, जिसे झुंड में छोड़ दिया जाता है। झुंड में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे ही इसको छोड़ेंगे, ठीक है, तो ये उसी गाय के पास जाएगा, क्योंकि इनमें भी क्या होता है, हार्मोनल फेरोमोन्स रिलीज होते हैं जिससे ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और गाय भी ऑटोमेटिकली इसी टीजर बुल के पास में आ जाएगी, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं किसके बारे में, कि भाई कौन सी गाय है अभी जिसका हीट पीरियड चल रहा है। ठीक है, अब हम दूसरा नेक्स्ट शब्दावली हमारे पास आती है मध्यचक्र। अभी हमने मध्यकाल पढ़ा था, अभी हम देखेंगे मध्यचक्र। मध्यचक्र क्या होता है? तो दो मध्यकाल के बीच का
समय, ठीक है। यानी एक बार मध्यकाल आया। मध्यकाल जनरली अगर हम गायों की बात करते हैं तो लगभग 24 घंटे से 30 घंटे तक का समय रहता है। तो उस समय के बीच में वापस से नेक्स्ट टाइम जब मध्यकाल शुरू होगा उसके बीच का जो समय होता है उसे हम लोग मध्य चक्र कहते हैं। एक साइकिल की तरह काम करता है। 2 मध्यकाल के बीच का समय मध्य चक्र होता है, ठीक है। अब ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी है, तो यहीं पर मैं क्या कर दूं, आपका एक टेबल बना देती हूं जिससे आपको हर एक चीज पता लग जाएगी कि कौन से पशु के अंदर क्या होता है, ठीक है। इधर हम लिख लेते हैं क्रम संख्या, इधर हम लोग लिख लेते हैं पशु, ठीक है। पशु के प्रजनन की आयु भी यहीं से आपको याद हो जाएगी, जो कि आपसे प्रश्न पूछी जा सकती है, आयु, ठीक है। फिर हम लिखेंगे मध्यचक्र, मध्यचक्र वही 2 के बीच का टाइमिंग। यहां पर हम लिखेंगे मध्यकाल, ठीक है। एस्ट्रस पीरियड या जिसे हम लोग हीट या ताऊ कहते हैं, वो टाइमिंग। और प्रजनन का समय, मतलब इस टाइमिंग के बीच में कौन से घंटा होता है उसके अंदर कृत्रिम गर्भाधान सबसे उपयुक्त होगा, तो उपयुक्त प्रजनन का समय, इंसेमिनेशन का टाइमिंग। और यहां हम लिख देंगे गर्भकाल। एक ही टेबल से आपको सबके सारी चीजें याद हो जाएगी एक साथ में, कि गाय में ये कितना होता है, भैंस में कितना हो गया, किसमें क्या है, वो सारी चीजें आपको एक ही बार में सब कुछ याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग किसका लिख लेते हैं, गाय का लिख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्रम संख्या, गाय के बारे में देखते हैं। गाय का जो प्रजनन आयु होता है वो होती है 36 से 40 महीने का। कितना होता है, 36 से 40 माह। आप इसको वर्ष में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एग्जाम में जैसा पूछा जाएगा वैसा आप वहां पर लिख सकते हैं। इनका जो मध्य चक्र होता है वो 21 दिन का होता है, यानी 21 दिन में वापस से वो रेडी हो जाती है नेक्स्ट हीट पीरियड के लिए, ठीक है। वही टाइमिंग है मध्यकाल के बीच, 2 मध्यकाल के बीच का समय जो है वो क्या है, आपका मध्य चक्र कहलाता है। अब अगर हम लोग इसका जो टाइमिंग देखेंगे, वो टाइमिंग रहेगा आपका मध्यकाल का, वो होता है 10 से 24 घंटे, ठीक है। और उपयुक्त सबसे क्या समय होता है, तो अंतिम 8 घंटे में, अंतिम 8 घंटे के अंदर अगर वीर्य सेचन किया जाए तो 100% गर्भधारण के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं इस टाइमिंग के अंदर। देखो 10 से 24 घंटे तो क्या हो गया, उसका हीट पीरियड हो गया, और इसके लास्ट वाला जो 8 घंटा है अगर उसके अंदर हम लोग वीर्य सेचन करवाते हैं तो वो सबसे बेस्ट टाइमिंग रहेगा। फिर हम देखेंगे गर्भकाल, तो इसका होता है 281 डेज, ठीक है। 281 दिन का जो गर्भकाल होता है, आप उसको मंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने मंथ का होता है, बट डेज में ही आपके ज्यादातर चांसेस है पूछने के। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेकंड हम लोग किसको ले लेंगे, भैंस को। पहले गाय चल रहा था, अब हम लेंगे भैंस। भैंस का जो टाइमिंग रहता है वो है आपका 36 से 42 माह प्रजनन का, सॉरी पहले ये तो लिखे हम कौन सा पशु यूज कर रहे हैं हम, तो भैंस, ठीक है। 36 से 42 माह की जो आयु होती है वो प्रजनन के लिए बहुत परफेक्ट उसकी एज होती है आपकी। इस समय में हम लोग क्या करवा सकते हैं, उसको प्रजनन योग्य, वो परिपक्व हो चुकी होती है। अब हम देखेंगे मध्यचक्र जो होता है वो आपका कितना टाइमिंग का होता है, 21 दिन का होता है। समान है, जितना गाय में चल रहा था उतना का उतना टाइमिंग किसमें चल रहा है, आपका भैंस के अंदर भी चलेगा। लेकिन मध्यकाल का समय बदल जाएगा, कम से कम 12 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 36 घंटे का समय रहता है। लेकिन उपयुक्त समय इसमें भी वही आ गया आपका अंतिम 8 घंटे का समय, ठीक है। गर्भधारण का जो समय, गर्भकाल जो होता है वो होता है 310 दिनों का। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्ट अगर आपको चाहिए, क्योंकि देखो मैंने जितनी भी बुक्स वगैरह खंगाली तो हर एक में थोड़ा सा अप डाउन हर उसका टाइमिंग का चल रहा था आपका, तो आप एक बार वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। और फिर जो चीज एक्यूरेट आपसे पूछी जाएगी मैं सीधा उसी के बारे में आपको बता रही हूं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बकरी के अंदर क्या होता है। तो बकरी 15 से 19 माह में योग्य हो जाती है। सिमिलर चलेगा, 21 दिन का टाइमिंग चलता है। इसमें भी मध्यचक्र बकरी में भी जैसा गाय और भैंस में हो रहा है वैसा का वैसा ही चल रहा है। बस इसका जो मध्यकाल का टाइमिंग है वो 1 से 2 दिन यानी 48 घंटे तक का हो सकता है।
और इसमें भी वही अंतिम 8 घंटे। ठीक है, यहां तक तो क्या चल रहा है हमारे, सिमिलर चल रहा है, तो यहां तक हमें याद करने का इतना टेंशन वाली बात नहीं। अब आता है गर्भकाल, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर यहां पर टाइमिंग कम है तो इधर गर्भकाल का टाइमिंग भी इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और 157 दिन का टाइमिंग होता है बकरी के अंदर। अब आखिरी पशु हमारा आ जाता है, वो आता है भेड़। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पशुपालन संबंधित पढ़ रहे हैं, तो हम बाकी बहुत सभी जानवरों के अंदर होता है कृत्रिम गर्भाधान, पर हमारे जो पशुपालन में संबंधित है हम केवल उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर अगला आता है आपका भेड़। भेड़ के अंदर अब सब गणित आपकी बिगड़ जाएगी। 12 से 18 माह इसका क्या रहता है, प्रजनन आयु रहती है परिपक्व। 16.5 दिन का इसमें रहता है आपका मध्य चक्र का टाइमिंग, 16.5 दिन में रिपीट होता है। और मध्यकाल का जो समय होता है वो होता है 1 से 1.5 दिन का समय है। और इसमें क्या होता है, अंतिम 18 घंटे, बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस हो गया, अंतिम 18 घंटे। और गर्भधारण का समय जो होता है वो 141 से 47 दिन, दोनों वेरिएशन आपको मिल जाएंगे, ये टाइमिंग होता है। तो ये टेबल आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। इस टेबल से आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ से कितना और कैसे याद करना है। ठीक है, अब देखो ये मैंने इसीलिए बताया, पहले आपको कृत्रिम गर्भधारण से पहले आपको पता चल जाएगा कि गाय में किस समय पर करवाना है, भैंस में कब करवाना है, बकरी में कब करना है और भेड़ में कृत्रिम गर्भाधान कब करना है। क्लियर यहाँ से? अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, आते हैं हमारा मेन टॉपिक कृत्रिम गर्भाधान। तो हेडिंग लगा लेंगे हम कृत्रिम गर्भाधान की। तो सबसे पहले तो हम इसका इतिहास देख लेते हैं थोड़ा सा, भी सबसे पहले किसने किया, कहाँ हुआ, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो विश्व की चलो हम बात छोड़ देते हैं, हम भारत की बात करते हैं। तो भारत के अंदर डॉक्टर संपत कुमार अन्न भी मिलता है, कुमार, ठीक है, ने पैलेस डेयरी मैसूर में 1937 या 39, देखो मैं दोनों डेट बता रही हूँ बिकॉज मैंने क्या किया, आईसीआर की वेबसाइट पे जब देखा तब मुझे वहाँ पे 39 देखने को मिला, जब मैंने स्टेट गवर्नमेंट पे देखा तो वहाँ मुझे 37 देखने को मिला। तो दोनों डेट में वेरिएशन है, इसीलिए मैं या तो 37 या 39 दोनों ही बता रही हूँ, क्योंकि दोनों ही दे रखी है। ठीक है, हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे, मैं खुद नहीं पहुंची निष्कर्ष पे। तो पैलेस डेयरी मैसूर के अंदर 1937-39 में पहली बार कृत्रिम गर्भाधान कराया था। कृत्रिम गर्भाधान कराया था। ठीक है, ये तो हो गई हमारे इतिहास की बातें। अब हम बात करते हैं एक्चुअल जो गर्भाधान की विधि है उसके बारे में। तो चलिए, कृत्रिम गर्भाधान में निम्न चरण होते हैं। कौन कौन से चरण है देखिएगा। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, वीर्य को एकत्रित करेंगे सबसे पहले। फिर क्या करेंगे, वीर्य को परीक्षण करेंगे। वीर्य का क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे। भी टेस्ट करना पड़ेगा कि क्या क्वालिटी है, कैसा है, नहीं है। वीर्य का तनुकरण, ठीक है, वीर्य को क्या करेंगे, हम थोड़ा सा पतला करेंगे। उसके बाद में हम वीर्य का भंडारण कर देंगे या संग्रहण। वीर्य का भंडारण या इस पॉइंट को हम कहेंगे संग्रहण। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका 5th नंबर पे, वीर्य सेचन। ठीक है, क्लियर यहाँ पर आप सभी।
इसके बाद मैं आपको बताऊंगी। देखिए ये जो 5 पॉइंट हम लोगों ने किए, सबसे पहले हमने वीर्य को एकत्रित किया, उसके बाद में परीक्षण वगैरह करेंगे, तो हर स्टेप को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, यही इस टॉपिक की मुख्य चीज है। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम लगा देंगे वीर्य को एकत्रित करना। सबसे पहला टॉपिक क्या आ जाएगा आपका, वीर्य को एकत्रित करना। तो देखो वीर्य को एकत्रित करने की जो विधि होती है, ठीक है, बहुत सारी विधि है इसके अंदर कि मतलब एक मेथड होता है जिसमें हम लोग टचिंग मेथड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, लेकिन जो सबसे बेस्ट मेथड है हम उसी के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम पूछेगा भी उसी के बारे में। तो वीर्य को संग्रहित एकत्रित करने का सबसे उपयुक्त जो विधि है, सबसे उपयुक्त जो विधि है, इसको हम कहते हैं कृत्रिम योनि विधि। आर्टिफिशियल वेजाइनल मेथड। ठीक है, इस विधि में क्या होता है, कृत्रिम रूप से योनि बनाई जाती है, कृत्रिम रूप से डमी टाइप से हम लोग क्या करते हैं, मादा पशु बनाते हैं और फिर वीर्य का हम लोग क्या कर लेते हैं, संग्रहण करते हैं या फिर एकत्रीकरण करते हैं। अब इस समय जो तापमान होगा, ठीक है, किसका तापमान, कृत्रिम योनि का जो तापमान है वो कितना होना चाहिए, क्योंकि जो वीर्य हैं वो नेचुरली किस तरीके से बने हुए हैं कि उनका जो सेचन होगा, ठीक है, जो उसका रिलीज होगा वो कहाँ पर होगा, योनि के अंदर होना चाहिए, मादा पशु के। अब मादा पशु के योनि का तापमान जितना होगा वही तापमान हम लोग को यहाँ पर भी रखना पड़ेगा। तो इसमें जनरली अगर डिग्री सेंटीग्रेड में आपसे पूछे तो 39 से लेके 41 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। और अगर आपको इसी तापमान को क्या पूछ ले, वो आपसे फ़ारेनहाइट के अंदर पूछ ले तो हम 102 से 106 फ़ारेनहाइट कह सकते हैं। ठीक है, ये तापमान हम लोग कह सकते हैं कि इस तापमान पे जो कृत्रिम योनि का तापमान है इतना होना चाहिए ताकि जो हम वीर्य को एकत्रित कर रहे हैं वो वहाँ पे खराब ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो जाए, डीनेचर ना हो जाए, क्योंकि जनरली यही होता है, तापमान उपयुक्त नहीं मिला तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, हमने क्या कर लिया, वीर्य को एकत्रित कर लिया। अब सेकंड थिंग आती है हमारे पास वीर्य का परीक्षण। हम सीमन का क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। वीर्य को क्या कहते हैं इंग्लिश में, सीमन कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसका एनालिसिस करेंगे कि क्या कंडीशन है उसकी। तो एनालिसिस करने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 तरह के मेथड का इस्तेमाल करते हैं, 2 विधियां हैं। ठीक है, 2 मेथड से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले वाली जो विधि होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, BBC मेथड कहेंगे। क्या कहेंगे, BBC विधि। ठीक है, इसके अंदर जो शब्दों का नाम है, मतलब जो हम लोगों ने अल्फाबेट इसके अंदर यूज कर रहे हैं वो का वही उसका हम लोग क्या कर लेंगे, नाम कर लेंगे। जो दूसरी विधि है उस दूसरी विधि का नाम है MBR विधि। ठीक है, BBC का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट B है उस B का मतलब यहाँ पर क्या आ गया, ब्रोमाइड, फिर ब्लू और फिर रुको, ब्रोमाइड, ब्लू, ब्रोमाइड ब्लू कैस्टाइल। क्या नाम है, ब्रोमाइड ब्लू कैस्टाइल। ठीक है, किसका नाम है, ये रसायन का नाम है, ब्रोमाइड ब्लू कैस्टाइल। इन चीजों का हम लोग उपयोग करते हैं। इस परीक्षण में क्या करेंगे, हम वीर्य की शुद्धता व पीएच की जांच करेंगे। भाई आपको शुद्ध आया है या नहीं आया है, पीएच कितना है। तो पीएच लगभग जो गाय का होता है वो होता है 6.7 के अराउंड और भैंस का लगभग 7.1 के लगभग। एग्जैक्ट नहीं है ये, इसके आसपास होता है। मतलब हम लोग ये उदासीनता की तरफ कह सकते हैं, थोड़ा सा क्षारीयपन और उस प्रकार से आ सकता है आपका। ठीक है, ये भैंस का है। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकंड वाला क्या हो गया आपका, MBR विधि। MBR में M का मतलब होता है मिथाइल, B का मतलब है ब्लू, ठीक है, और R का मतलब है रिडक्टेज।
मेथाइल ब्लू रिडक्टेज। इस मेथड का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और इस मेथड में क्या करते हैं, इसमें शुक्राणु की वीर्य में उपस्थित शुक्राणु की गतिशीलता की जांच की जाती है। और क्या होना चाहिए गतिशीलता, 40% गतिशीलता होनी चाहिए, तभी वो क्या है, परफेक्ट है, फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान के लिए उपयुक्त है। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड बिंदु की तरफ। तीसरा बिंदु, वीर्य का तनुकरण। ठीक है, मतलब वीर्य को क्या करेंगे हम लोग, इसमें पतला करेंगे। तनुकरण का मतलब होता है डाइल्यूशन करना, पतला करना पड़ेगा हमें। तो इसे पतला करने के लिए, इसे ऐसा नहीं है कि पानी मिला देंगे, इसे पतला करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सोडियम साइट्रेट को मिलाते हैं इसमें। ठीक है, किसके लिए काम आ रहा है, तनुकरण के लिए। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, यौग पित्त का इस्तेमाल करते हैं। जो अंडे का जो पित्त होता है उसका हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा उसको मोटाइल और बनाने के लिए न्यूट्रिशन मिलता रहे तो फ्रक्टोज और ग्लिसरॉल को भी मिलाते हैं, फ्रक्टोज और ग्लिसरॉल भी मिलाते हैं। हो गया तनुकरण। अब क्या करेंगे, इसको रखेंगे अपन कुछ समय के लिए संभाल के। ठीक है, आगे फॉर फ्यूचर स्टोर करना है तो नेक्स्ट लिखेंगे हम वीर्य का भंडारण। ठीक है, संग्रहण, स्टोरेज ऑफ सीमेन। ठीक है, अब अगर हम पुरानी बात करें तो पुराने समय में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3 से 4 दिन तक वीर्य को रख सकते थे। लेकिन 3-4 दिन के बाद खराब हो जाएगा, मतलब आपको 3-4 दिन के बाद वापस से वीर्य निकालना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी कॉस्टली मेथड होती है। यानी कि अगर आपने एक बार वीर्य निकाल लिया, ठीक है, एक बार का जो वीर्य होता है बहुत ज़्यादा होता है, हमें आगे बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। हम क्या करेंगे, एक बार निकाला, अगर उस समय पे हमको ज़्यादा मादा पशु नहीं मिली तो क्या करोगे, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो वेस्ट हो गया बाकी सारा तो। लेकिन अभी हमारे एक नई मेथड बता रखा है, जिस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। इसको जनरली हिंदी में कहते हैं निम्न ताप संग्रहण। ठीक है, निम्न ताप पे संग्रहित करते हैं, यानी कि हिमनीकृत कर लेते हैं, फ्रीज करना, क्या कहते हैं हम इसको, फ्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब फ्रीज कैसे करेंगे, थोड़ी क्योंकि बर्फ का चीज है उसको हमने जमा दिया। फ्रीज करने के लिए यहाँ पर हमें किसी पदार्थ की आवश्यकता पड़ेगी। क्रायो प्रिजर्वेशन एक मेथड है जिसमें हम -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे तरल नाइट्रोजन में किसी भी चीज को स्टोर कर सकते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन जो मेथड है हमारा, ये हर तरफ काम आता है, ना कि सिर्फ इसमें। इवन हम लोग यही जो क्रायो प्रिजर्वेशन वाला मेथड है ये हम लोग रॉकेट्स वगैरह के अंदर भी यूज करते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी क्रायोजेनिक, ये शब्द जो है ना क्रायोजन, ये शब्द ही क्या है, इसी शब्द से मिलके बना हुआ है, जिसमें हम लिक्विड नाइट्रोजन या तनुकृत नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग इसके अंदर, तो यहां पर मैं लिखती हूं तरल नाइट्रोजन, जिसको हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन LN को -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर वीर्य को रखते हैं इसमें। ठीक है, आपने देखा होगा आपके गांव में जो डॉक्टर्स वगैरह आते हैं तो उनके पास में एक टंकी होती है जिसको अपन क्रायो प्रिजर्वेटर कहते हैं, उसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन भरते हैं, वो -96 डिग्री टेम्परेचर को वो मेंटेन करते हैं और उसके अंदर ही सीमेन को क्या करते हैं, वहां पर स्टोर करते हैं। अगर यही तापमान आपसे किस में पूछ ले, फ़ारेनहाइट में पूछ ले, तो -320 फ़ारेनहाइट आप लिख सकते हो, यही सिमिलर तापमान। तो इस पे हम लोग स्टोर कर सकते हैं इसको।
इसके अलावा एक और तरीका है, ठीक है, वो कि क्रायो प्रिजर्वेशन नहीं कहलाता है, लेकिन उसमें भी आप लोग क्या कर सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी वाली, शुष्क, इसको हम लोग ड्राई आइस भी बोलते हैं, शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ, ठीक है, या फिर क्या कहेंगे हम इसे, ड्राई आइस कहेंगे। इस पर भी -79 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी रखते हैं। ये दो मेथड है जिसमें हम लोग स्टोर करके हमने उसको रख दिया। किसमें रखा है हम लोगों ने, छोटे छोटे से वाइल्स होती है, वाइल यानी कि हम डिब्बी समझ सकते हैं उसको, सिरिंज, उसके अंदर हम लोगों ने उसको भर के कुछ समय के लिए क्या कर दिया है, स्टोर करके रख दिया है। क्लियर यहाँ तक आपका, हम लोगों ने भी स्टोर भी कर दिया। अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट मेथड, अब हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा यहाँ पे नोट लिख दीजिए जो आपको ध्यान में रखना है क्या होता है। तो नोट लगा के लिखिएगा, उपयोग से पूर्व इस हिमीकृत मतलब फ्रोजन वीर्य को पिघालना थाइंग मेथड कहलाता है, थाइंग विधि कहलाता है। मतलब ऐसे फ्रीज को तो हम यूज नहीं कर सकते, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, पिघालना पड़ेगा या द्रवीकृत करना पड़ेगा। तो ये जो द्रवीकृत करने की विधि है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थाइंग कहते हैं। कैसे करते हैं, तो इसके लिए 37 डिग्री टेम्परेचर पर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, अपने शरीर कितना टेम्परेचर, तापमान पर 30 सेकंड के लिए रखते हैं, जिससे वो द्रवीकृत अवस्था में आ जाता है। फिर हम लोग उसको यूज कर सकते हैं फॉर जो सेचन की विधि है उसके द्वारा हम इसको उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग, हमारा जो आखिरी और मुख्य पॉइंट बच रहा है, 5वां पॉइंट, इसमें आप लिख सकते हैं सेचन, वीर्य का सेचन, या इसी को हम लोग इंसेमिनेशन कहते हैं। ठीक है, क्या करेंगे इसके अंदर, तो गाय वो भैंस में क्या करेंगे हम, रेक्टो वेजाइनल विधि, या इसको हम लोग रेक्टो वेजाइनल विधि के अलावा गुदा योनि विधि भी कहते हैं, विधि द्वारा वीर्य को पिपेट में भरकर मादा पशु की गर्भाशय की ग्रीवा तक, ये ध्यान रखना कहाँ पहुंचा रहे हैं हम, ग्रीवा तक पहुंचा रहे हैं, ग्रीवा तक वीर्य पहुंचा दिया जाता है। और क्योंकि वो हीट टाइमिंग है, उसी समय पर वहां पर अंडाणु रहेगा और अंडाणु से मिलने पर निषेचन हो जाएगा और निषेचन से गर्भधारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गर्भधारण हो जाएगा। अंडाणु से जब ये शुक्राणु मिलेंगे तब वहां क्या हो जाएगा, गर्भधारण की प्रोसेस हो जाएगी। अब ये तो हो गया गाय भैंस की बात। अब आप लिखिए यहाँ पर भेड़ और बकरी में कौन सा मेथड होता है, तो भेड़ व बकरी में स्पेकुलम मेथड का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा मेथड करते हैं, स्पेकुलम विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, उनमें स्पेकुलम विधि के अंदर क्या होता है, एक हमारे पास एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसको सीधा योनि मार्ग में लगा दिया जाता है। उस डिवाइस के द्वारा ही क्या करता है, वीर्य को वहां पर पहुंचाया जाता है। एक बार मैंने यहाँ पर पिक्चर ली है, जिस पिक्चर की विधि से आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें किस प्रकार से उपयोग में लिया जा रहा है। आप यहाँ पर पिक्चर देख लीजिए, यहाँ पर हमारे वेटरनरी डॉक्टर साहब हैं। ठीक है, देखिए इसमें मैंने क्या बताया, योनि तथा गुदा मार्ग। तो जो गुदा मार्ग है, गुदा मार्ग के अंदर ग्लव्स में डॉक्टर जो होता है वो अपना हाथ अंदर पहुंचाता है, और योनि मार्ग में क्या करता है, इनके पास एक पिपेट रहती है। ठीक है, पिपेट जो होती है, पिपेट एक नली होती है।
इस नली के अंदर वीर्य भरा हुआ रहता है। अंदर हाथ पहुंचाकर ये जो ग्रीवा वाला जगह है, ये क्या है इसका गर्भाशय, गर्भाशय से आगे है ग्रीवा वाला हिस्सा, इस ग्रीवा के अंदर वीर्य को डाल दिया जाता है। देखिए ये इंटरनल पोर्शन यहाँ पे नजर आ रहा है, देखिए ये दोनों छोटी छोटी यहाँ पर ओवरीज है, बीच में यहाँ पे गर्भाशय है और ये हाथ के द्वारा अंदर पिपेट की सहायता से ग्रीवा तक वीर्य को पहुंचाया जा रहा है। इस प्रकार से कृत्रिम गर्भाधान जो विधि होती है उसका प्रॉपरली वहां पर यूटिलाइजेशन किया जाता है। क्लियर यहाँ तक? अब हम लोग पूरी बात कर ली हम लोगों ने, किस समय पर करना है, कैसे करना है, मध्य चक्र क्या होता है, मध्यकाल क्या होता है, ये सारी हम लोगों ने बातें कर ली है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि भारत सरकार इस चीज में कितना बढ़ावा दे रही है। ठीक है, तो हमारे पास में सीमन बैंक जो है कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर। राजस्थान में सीमन बैंक कहाँ है, बस्सी जयपुर में। ठीक है, जहां पर इसको वीर्य को कलेक्ट करके रखा हुआ जाता है। तो राज्य सरकार कृत्रिम गर्भाधान के लिए 25 लाख पशुपालकों को क्या करेगी, 25 लाख पशुपालकों को एक एक पशु, मतलब एक पशुपालक के एक पशु का गर्भाधान करवाने पर 50% या तो सब्सिडी देंगे या 500 रुपए की छूट दे है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो सीमन लेकर आते हैं हम लोग कृत्रिम के लिए, उसकी रेट क्या चल रही है अभी, 675 रुपए प्रति डोज चल रही है। कितनी है, 675 रुपए प्रति डोज उसकी कीमत है। अगर उसमें हम लोग को इतनी छूट मिल जाएगी तो बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा हमारे पास एक वीर्य की वैरायटी है, जिस वैरायटी को हम लोग कहते हैं सेक्स सॉर्टेड सीमन। इसका अर्थ होता है ऐसा वीर्य जिसमें केवल मादा बछड़े ही पैदा हो, मादा बछड़े ही पैदा हो। ठीक है, सॉर्टेड, सेक्स सॉर्टेड, यानी हम लोगों ने क्या कर लिया, लिंग के अंदर उसको बांट लिया कि भाई आपको बछड़ा पैदा करवाना है आपके, तो बछड़े वाला ले जाइए, बछड़ी पैदा करवाना है तो आप बछड़ी वाला सीमन को लेकर जाइए, मतलब उसमें सॉर्टेड कर देते हैं उसको। तो यहाँ पर ये काम हो सकता है। तो ये भी हम लोग को ये वीर्य के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये जो है सीमन, सेक्स सॉर्टेड सीमन, इसकी लेब सीमन बैंक जयपुर में बनाया जाना प्रस्तावित है। ये हमारे बजट में था, ये हमारे यहाँ बन गया तो फिर और हमको बेनिफिट मिल जाएगा। अभी हम केंद्र सरकार से लेकर आ रहे हैं और फिर हम लोग हमारे राज्य सरकार में बनेगा तो बेनिफिट मिलेगा ही हमें, तो वो एटलीस्ट इतना मुनाफा तो हमें देंगे ही देंगे। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर कृत्रिम गर्भाधान से रिलेटेड होपफुली मैंने आपको पूरा का पूरा क्लियर समझा दिया है। इसके अलावा एक काम और आपको जो करना है वो आप जनरली गूगल के ऊपर राजस्थान सरकार आगे लिखकर फिर पीछे कृत्रिम गर्भाधान लगा देना और पोस्टर्स के अंदर जाना। पोस्टर में ये भी लिखा रहेगा कि किस समय करवाना है, कब करवाना है गर्भाधान का, वो सारी चीजें आपको वहां से भी मिल जाएगी। बिल्कुल सरल भाषा में बहुत आसानी से आप उस चीज को समझ जाएंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इस सब के बारे में सारे डिस्कस कर लिया। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जिसमें हम लोग ये पार्ट बी का पूरा कंटेंट मैं आपको यहाँ पर निःशुल्क इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध करवा रही हूँ। तो आप अपने सभी साथियों से भी इस चीज को शेयर करें कि देखो यहाँ पर ये चीज हमको प्रोवाइड हो रही है, तो आप उसका बेनिफिट जरूर से जरूर लें। धन्यवाद।